चाइना में एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जापान अब एशिया का इजराइल बन रहा है और चाइना के अंदर एक डर सा पैदा हो गया। इस बीच जापान ने लगभग $20 बिलियन का एक सौदा किया है। किस देश से किया है और इस सौदे के बाद चाइना क्यों हड़बड़ाया हुआ है? और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अब धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में अमेरिका हो या न हो पर बाकी देश भारत के साथ होते हुए दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें जापान की तो जापान ने अपना रुख बदल लिया है और जापान का बदला हुआ रुख अब दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जापान के हाथ में एक बड़ा खजाना लगा है और ये खजाना कहाँ लगा है? ये खजाना लगा है समंदर के नीचे। जापान को ना चाइना बहुत सालों से, ऐसा नहीं है कि इस बार ही ऐसा कुछ हुआ है, साल 2010 के आसपास भी एक बार चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई जापान को रोक दिया था। अब जरा सोचिए, जापान इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाता है, उसे रेयर अर्थ मटेरियल की ज़रूरत उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, उस समय भारत से कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन उसी समय चाइना ने अपनी बात मनवाने के लिए उसने जापान को रेयर अर्थ मटेरियल देना बंद कर दिया था। लेकिन अब जापान के वैज्ञानिकों ने एक नया करिश्मा किया है। जापान में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई में असंभव कहे जाने वाले मिशन को अंजाम दिया है। जापानी वैज्ञानिकों की ये उपलब्धि रेयर अर्थ के मामले में चीन के मुकाबले अब जापान को मजबूत करने वाली है। वैज्ञानिकों ने समुद्र के गहरे तल से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने में सफलता पाई है और प्रशांत महासागर की तलहटी में समुद्री ड्रिलिंग करके इस नमूने को निकाल लिया है। यानी जापान के इस मिशन का नतीजा उसकी इकोनॉमिक सुरक्षा और समुद्री विकास के लिए एक मील का पत्थर है। मैंने पहले भी कहा है, जापान अगर अपने पर आ जाए तो फिर जापान को रोकना आसान नहीं होगा। चीन की दादागिरी रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चलती है और जापान उसका काट निकाल रहा है। सिर्फ उसका ही काट नहीं निकाल रहा है, जापान जानता है कि कल की डेट में उसे लड़ना पड़ेगा चाइना से और ये चीज वो बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसलिए जापान और भी काम कर रहा है जिससे उसे चाइना के सामने कमजोर न होना पड़े और अपना पुराना फॉर्म वापस आ जाए। प्रशांत महासागर में जिस तरीके से चाइना की दादागिरी है, इसके खिलाफ जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिला रहा है। इन दोनों देशों ने $7 अरब का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत जापान ऑस्ट्रेलिया को जंगी जहाज़ों की सप्लाई करेगा। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हथियार बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन साल 2014 में इसे खत्म कर दिया गया है। ऐसे में मिलिट्री एक्सपोर्ट बैन खत्म करने के बाद जापान का ये पहला सैन्य समझौता है। ये दोनों देश लंबे समय से चाइना का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस डील से जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस के संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। इस डील पर यह भी देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और उनके समकक्ष जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने साइन किया। कहा गया कि जंगी जहाज़ों को दिया जाएगा एक दूसरे को। जापान अब शांतिवाद से हटकर चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ अपने गठबंधन से परे सुरक्षा संबंध बना रहा है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक चीज जरूर सिखा दिया है कि मेरे ऊपर निर्भर मत रहो, अपने अपने ऊपर निर्भर रहो और अपने अपने को मजबूत करो, अपना अपना घोलो और अपना अपना पियो। ये चीज़ समझ चुका है ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी और भी कई देश ये चीज़ समझ चुके हैं। अब इस नए समझौते के तहत क्या होगा? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को जापान में बने 3 अपग्रेडेड मोगामी क्लास के फ्रिगेट दिए जाएंगे। 8 और फ्रिगेट ऑस्ट्रेलिया में ही बनाए जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को कहा भी और ये बहुत बड़ी बात है। इन युद्धपोतों को कहाँ तैनात करेगा ऑस्ट्रेलिया? किसके खिलाफ तैनात करेगा? ये जो युद्धपोत हैं जापान में बनाए जाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे और ये तैनात किए जाएंगे चाइना के खिलाफ। तो जापान की जो हरकतें हैं वो हरकतें देखकर अब ऐसा लगने लगा है चाइना को कि जापान उनके लिए इजराइल बन रहा है। वैसे ये मामला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही नहीं है। क्वाड को लेकर भले ही डोनाल्ड ट्रंप सामने नहीं आ रहे हैं और वो सामने आते हुए नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क जरूर बन रहा है क्वाड के साथ।
और क्वाड के साथ लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। अगर कल को चाइना को काउंटर करना है तो उन्हें चाहिए इस इलाके में सहयोग, और आज नहीं तो कल अमेरिका को चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा। और ये चीजें दिखती है जब अमेरिका भले डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये कहता हो कि हम दोनों मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते होने वाले हैं, लेकिन चाइना के साथ किसी के अच्छे रिश्ते हो जाएं इतना आसान नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका कंसर्न्ड है कि रूस कहीं अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को न ले जा सके, यानी अंतरिक्ष से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस के पास इतनी क्षमता आ गई है। लेकिन यहीं पर इसके स्पेस कॉम के चीफ क्या कहते हैं, लेकिन चाइना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अलर्ट है। तो ये बताता है कि इनके भी मन में, इनके भी दिमाग में ये चीज बसा हुआ है कि चाइना हमारे लिए समस्या ज्यादा है, रूस हमारे लिए समस्या नहीं है। अब जहां तक रही बात इंडो पैसिफिक की, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज साबित कर दिया है कि वो इंडो पैसिफिक मामले में हो सकता है दखल ना दे। अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि पता है हमें मदद करने के लिए किस किस ने मना कर दिया। हमें मदद करने के लिए साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जहां हमारे सैनिक तैनात हैं। जापान ने मना कर दिया, जहां हमारे सैनिक तैनात हैं। हम क्यों करते हैं खर्च इनके पीछे इतना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कल की डेट में हो सकता है अमेरिका अपने स्वार्थ देखे, अपने हित देखे, और अपने हितों के अनुसार हो सकता है कि वो दूसरे के पचड़े में ना पड़े। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक में एक चीज देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे इंडो पैसिफिक के देश भारत के साथ कनेक्शन बनाते जा रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावे और भी कई सारे देश। अब इसमें एक नया नाम साउथ कोरिया का भी जुट गया है। साउथ कोरिया भी अब धीरे धीरे रणनीतिक साझेदारी भारत के साथ करना शुरू कर रहा है। साउथ कोरिया के भारत के साथ पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो हाई लेवल की बैठक बहुत कम ही हुई है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच हाई लेवल की बैठक होने जा रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेई म्यूंग ये 19 से 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं, और यहाँ आने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडो पैसिफिक, इसके अलावे व्यापार। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दशक के अंत तक तीसरी बड़ी बनने की उम्मीद है। हालांकि अभी थोड़ा खिसका है, लेकिन वो टेम्पोररी है, वो फिर चेंज हो जाएगा। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई में सुधार हो रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर अलग अलग रणनीतिक पेपर भी जारी किए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया के पास अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक भारत रणनीतिक दस्तावेज नहीं था। पर माना जा रहा है कि अब जो नई सरकार आई है साउथ कोरिया की, ये चाहती है कि भारत के साथ इनके रिश्ते ज्यादा मजबूत हों ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। अब व्यापार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया की कंपनियां भारत में नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सैमसंग, उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री, हुंडई तमिलनाडु में सबसे बड़ा विदेशी बेस, एलजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के अंदर में अभी भी हैं। तो साउथ कोरिया अब धीरे धीरे भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जापान भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है, कई सारे देश हैं जो इंडो पैसिफिक के अब भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।